अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने लगे हैं फेडरल बोर्ड की क्लास 9th की मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडर। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर जो करने वाला काम है वो सिर्फ इतना है कि स्टेटमेंट को समझना है। ठीक हो गया। तो पहले स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज दिस 1,75,000। यानी लास्ट बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कासिम के अकाउंट में 1,75,000 थे। ठीक है। ही रोट वन चेक फॉर 45,790 एंड अनदर फॉर 1,12,921। यानी उसके पास टोटल अमाउंट इतनी थी पहले बैंक के अंदर। उसके बाद उसने दो चेक साइन करे, एक की अमाउंट ये है और दूसरे की अमाउंट ये है। तो अब बताएं कि अब उसके बैंक के अंदर कितने पैसे मौजूद होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर जितने पैसे टोटल पैसे जितने हैं उसमें से जितने निकाल लिए जाएं तो जो बचेंगे वो उसका करंट बैलेंस होगा। जैसे फर्ज करें कि आपके पास 5 टॉफियां थी, वो आपका करंट बैलेंस था। आपने 2 टॉफियां एक दोस्त को दे दी, 2 एक को दे दी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका करंट बैलेंस क्या है, तो आप सोचेंगे 5 थी, 2 एक को दे दी, 2 एक को दे दी, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा ना। तो वो आपका करंट बैलेंस होगा। तो सेम इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही करना है कि जो उसका करंट बैलेंस था उसमें से उसे जितने विड्रॉ किए वो हम माइनस कर देंगे। तो उसका टोटल बैलेंस सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब उसका टोटल बैलेंस कितना था, टोटल बैलेंस था 1,75,000। उसके बाद जी फर्स्ट विड्रॉ उसने कितना किया, जो फर्स्ट चेक साइन किया था, तो उसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट विड्रॉ। तो फर्स्ट विड्रॉ था उसका 45,790। ये पहला चेक उसने साइन किया था। फिर उसने सेकंड चेक जो उसने साइन किया यानी उसका सेकंड विड्रॉ, वो कितना था, वो था 11,921। तो अब करंट बैलेंस कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। अब करंट बैलेंस फाइंड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों चेक को बारी बारी इसमें से माइनस करें। ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जितने 2 चेक थे उनकी अमाउंट को पहले आप प्लस कर लें। यानी इतने पैसे उसने निकाल लिए, दोनों की अमाउंट को प्लस करेंगे तो वो टोटल पैसे होंगे जो उसने दोनों चेक के जरिए निकाल लिए। और फिर उन टोटल निकाले हुए पैसों को जो करंट बैलेंस था उसमें से माइनस कर देंगे, तो अभी का उसका बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट और सेकंड विड्रॉ के बजाय हम लिखें टोटल विड्रॉ। टोटल विड्रॉ कितना है, फर्स्ट और सेकंड विड्रॉ को ऐड कर देंगे, 45790 प्लस 112921। अच्छा, तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर डालने के बाद आंसर आता है 158711। तो ये हमारा टोटल विड्रॉ था। अब करंट बैलेंस कितना होगा, करंट बैलेंस फाइंड करने के लिए जितना टोटल बैलेंस था उसमें से टोटल विड्रॉ माइनस कर देंगे। सो इज इक्वल टू टोटल बैलेंस कितना था 175,000 माइनस टोटल विड्रॉ कितना है 158711। तो इसका एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर पुट कर लेते हैं, 175,000 माइनस 158711। तो ये आंसर आता है 16289। तो करंट बैलेंस कितना है 16289। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उसमें वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि लास्ट वीक वलीद ड्रोव 283.4 kilometer on 16.2 liter of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is the answer reasonable? यानी वो कह रहे हैं कि वाजिद ने लास्ट वीक में टोटल कितना डिस्टेंस तय किया, 283.4, और टोटल पेट्रोल कितना खर्च हुआ है 283.4 किलोमीटर को तय करने में, वो है 16.2। तो वाजिद को लगता है कि 283.4 किलोमीटर पे तो उसने 16.2 लीटर खर्च किया है।
लेकिन 1 किलोमीटर का सफर तय करने के में उसका कितना पेट्रोल गया होगा, तो उसको लगता है कि वो एवरेज है शायद 7.75। हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये जो उसने अंदाजा लगाया है कि उसको 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 1.7 लीटर पेट्रोल का लगा होगा, क्या ये अंदाजा सही है या नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि वाकई इतना पेट्रोल खर्च होता है या ये अंदाजा गलत है। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले डाटा बना लेते हैं इसका। तो डाटा बना के लिख देंगे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, जो कि था 283.4 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा टोटल पेट्रोल, जो इस डिस्टेंस को तय करने में लगा टोटल पेट्रोल वो था 16.2। अब अकॉर्डिंग टू वाजिद पर किलोमीटर के ऊपर कितना एवरेज पेट्रोल उसको लगा होगा, 1.75। तो अब हमने इसको प्रूव करके बताना है कि वाकई इतना लगा होगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर हम लोग देखें जो टोटल डिस्टेंस है उसको अगर हम टोटल पेट्रोल से डिवाइड करें तो हमें पर किलोमीटर का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक हो गया। तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो टोटल डिस्टेंस है एवरेज हम लोगों ने अगर पेट्रोल फाइंड करना है, एवरेज पेट्रोल पर किलोमीटर, तो उसके लिए सिंपल हम क्या कर देंगे, जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पेट्रोल से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर किलोमीटर पे कितना पेट्रोल लगा है। तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, तो उसका आंसर आता है 17.49। अब 17.49 तो आंसर आ गया। अब वाजिद ने क्या कहा था, ये तो हमने निकाला है ना, पेट्रोल पर किलोमीटर, ये हमने निकाला है। अब वाजिद के अकॉर्डिंग वाजिद ने जो एवरेज पेट्रोल निकाला था वो था 1.75, सॉरी 1.749 है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर है उसको हम राउंड ऑफ कर दें। राउंड ऑफ कैसे करें, ये 9 राउंड ऑफ होगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.75। तो वो अप्रोक्सीमेटली वही एवरेज आ जाएगी जो वाजिद ने बताई थी। तो इसका मतलब वाजिद की जो अप्रोक्सीमेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा जी, तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि सलमा ने एक फैब्रिक बॉट किया, फैब्रिक उसने खरीदा जो कि था 3.2 यार्ड, और 3.2 यार्ड के ऊपर उसको कितनी कीमत पड़ी है, वो है 139.2। यानी टोटल 3.2 यार्ड का फैब्रिक उसको 139.2 रुपीज में पड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं अगर वो सिर्फ 1 यार्ड लेती फैब्रिक का तो वो उसको कितने रुपए का पड़ता, कितने रुपीज का पड़ता। तो बहुत सारे इसको भी सॉल्व करना, पहले डाटा बना लेंगे। हम लिखेंगे टोटल फैब्रिक जो कि 3.2 यार्ड, फिर आ जाएगी टोटल प्राइस जो कि है 139.2 रुपीज। फाइंड हमने क्या करना है, प्राइस ऑफ 1 यार्ड। प्राइस ऑफ 1 यार्ड हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, जैसे हम लोगों ने पर किलोमीटर के ऊपर पेट्रोल की कीमत फाइंड की थी, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग 1 यार्ड के लिए प्राइस भी फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 1 यार्ड, अगर हमारे जो टोटल प्राइस है उसको हम टोटल फैब्रिक से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये टोटल प्राइस थी और ये फैब्रिक था। तो अगर हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा इसका मतलब है वो हमें पर यार्ड की कीमत पड़ी है। तो हम इसको लिख देंगे 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। इसको कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज पुट करेंगे, 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो आंसर आता है 43.5। यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब करते हैं पार्ट नंबर 4।
अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक 12 आवर वॉक, हाउ फॉर डिड शी वॉक। यानी हमें क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है कि वो किलोमीटर पर आवर जो है ना, ये स्पीड का यूनिट होता है। तो इस यूनिट से हमें पता चला कि 3.5 किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड है। इस स्पीड से वो वॉक करती है और उसने 12 घंटे वॉक किए। अब 12 घंटे में इस स्पीड से अगर वो वॉक करेगी तो आप बताएं वो कितनी दूर तक चली गई होगी। मतलब स्पीड मैटर करती है ना, कि अगर आप एक बंदा है, दो बंदों की रेस लगाई है, दोनों को 10-10 मिनट दिए, एक भाग रहा है और एक सिर्फ चल रहा है, तो जो भाग रहा होगा वो तो 10 मिनट के अंदर तो वो काफी दूर पहुंच जाएगा, लेकिन जो चल रहा होगा उसको कम टाइम लगेगा। तो इसलिए उन्होंने मोमिना की स्पीड बता दी है कि वो इस स्पीड से चल रही है और उसने 12 घंटे वॉक किए। तो आप बताएं वो कितनी दूर गई होगी इस स्पीड से 12 घंटे चलने के बाद, वो एंड पे कहाँ पहुंची होगी। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर एक फार्मूला आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वही फार्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बना के हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर पर आवर, एंड देन आ जाएगा टाइम, कितने टाइम उसने वॉक किए, 2 आवर्स। फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिजिक्स में भी एक फार्मूला पढ़ते हैं, वही हम यही लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, या अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में कहूँ तो S इज इक्वल्स टू VT। वो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किए। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड थी 3.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम था 2 आवर्स। इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 7। तो कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किए, 7। ये इसका आंसर है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअली में इतना बड़ा है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहे हैं कि द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7 डे ट्रिप। हाइकिंग का एक क्लब था, 7 दिन के ट्रिप पर वो गया। हर दिन या तो वो 5.5 या 7.5, 5.5 से 7.5 के बीच में वो रोज हाइक करते थे। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि टोटल डेज में उन्होंने कितनी हाइकिंग की होगी। यानी उन्होंने हमें टोटल डेज बता दिए, 7 दिन उन्होंने हाइकिंग की है, और पर डे पे वो कितना हाइक करते थे, यानी एक दिन में वो कितनी हाइकिंग करते थे, 5.5 से 7.5 माइल। तो वो कह रहे हैं जो टोटल 7 दिन थे उनका आप बताएं कि कितना बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एक दिन का पता हो तो उसको टोटल डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दिन की हाइकिंग पता चल जाएगी हमें। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। तो डाटा के अकॉर्डिंग वो हमें क्या कहते हैं कि टोटल डेज कितने थे, 7। देन हाइट पर डे वो कितनी थी, 5.5 एंड 7.5 माइल्स। या तो 5.5 करते थे या 7.5 करते थे, उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बताया क्या तो 5.5 माइल करते थे या 7.5 माइल करते थे। तो अब हमने क्या पता करना है, टोटल हाइट माइल्स, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सिंपल। तो टोटल डेज है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर डे की हाइकिंग से। अब पर डे की तो हाइकिंग क्योंकि 2 है तो हम 2 कॉलम बना लेंगे कि अगर फर्ज करो कि वो रोज 5.5 करते थे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा, और अगर रोज करो वो अप्रोक्सीमेटली फर्ज करें हम 7.5 हाइक करते थे तो इतना आंसर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे टोटल हाइक, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो टोटल हाइक, और यहाँ पे भी इसी तरह टोटल हाइक इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो टोटल हाइक इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो ये आंसर आता है 38.5, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5 तो इसका आंसर आता है 52.5। ये तो हो गए इसके दोनों आंसर। अब इस क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी था जिसमें उन्होंने कहा है कि आप बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी हमारा जो भी आंसर आया है कि 7 डेज में कितनी हाइकिंग हुई होगी,
तो बताएं कि उन्होंने कहा है कि या तो लेस देन 35 माइल्स हाइकिंग होगी 7 दिन में, या 35 और 55 के बीच में होगी, या 55 की इक्वल होगी यानी 55 ही होगी, या मोर देन 55 होगी। तो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग हमने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आया है, 38 आया है यानी 35 से तो बड़ा आया है, और 52 आया यानी 55 से कम आया है। तो उसके अकॉर्डिंग यही बचता है हमारे पास ऑप्शन बी, बिटवीन 35 एंड 55। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, नाउ कम्स विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून। क्लास की एक पार्टी के लिए उन्होंने टोटल गुब्बारे कितने खरीदे हैं, 42 एट रुपीज 1.5 ईच का मतलब है एक गुब्बारे की ये प्राइस है, तो 1 बैलून की प्राइस क्या है, 1.85। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून, यानी एक गुब्बारे की कीमत 1.85 है, तो बताएं 42 गुब्बारों के लिए उन्होंने कितनी कीमत दी होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप फर्ज करें आपके घर पे कोई बर्थडे पार्टी है और आपने बैलून्स परचेज करने हैं, तो आप जा किसी छोटे बच्चे को भेजते हैं मार्केट में और उससे पूछ के आते हैं, जाओ पूछ के आओ कि एक गुब्बारा कितने का है, तो वो आपको आके बताते हैं कि एक गुब्बारा जो है वो 1 रुपए का है। तो आप तो कहेंगे कि हमें तो 10 गुब्बारे चाहिए, तो मैं टोटल आप अपने पर्स तो उस बच्चे को कितने पैसे निकाल के देंगे 10 गुब्बारों के लिए, आप कहेंगे अगर एक गुब्बारा 1 का है तो मैं उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 10 के साथ, तो जो आंसर आएगा मुझे उतने पैसे उस बच्चे को देने का, नहीं 10 रुपए मैं उसको दूंगी, तो फिर दूंगी या दूंगा तो फिर जाके कहीं वो गुब्बारे लेके आएगा 10। तो सेम यही वाला रूल हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि उन्होंने टोटल गुब्बारे कितने लिए थे, टोटल बैलून्स कितने थे, टोटल बैलून्स थे 42। अच्छा जी, और प्राइस ऑफ ईच बैलून क्या थी, प्राइस ऑफ ईच बैलून थी 1.85। फाइंड हमने क्या करनी है, टोटल प्राइस। तो जब भी मैंने तरीका बताया सेम वही हम अप्लाई करेंगे, टोटल प्राइस इज इक्वल टू जितने बैलून है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक बैलून की कीमत से, तो टोटल प्राइस इक्वल आ जाएगी 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। तो ये इसका आंसर आता है 77.7। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने क्या किया है 4 यार्ड का रेक्टेंगल शेप में बैनर बनाया है। दे पेड 3.75 पर यार्ड, एक यार्ड के लिए उन्होंने 3.75 दिए और टोटल कितने यार्ड है 4, एक के लिए उनको 3.75 पड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि और एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, 10 यार्ड पेरीमीटर, पेरीमीटर का कितना यार्ड का 10 यार्ड। तो व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो हमने क्या करना है विड्थ बतानी है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मगर है नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल बच्चों वाला एक फार्मूला लगना है, छोटे होते हुए पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो अभी हम इसका डाटा बना लेते हैं सबसे पहले। तो लेंथ कितनी है बैनर की 4 यार्ड, और पेरीमीटर क्या है बैनर का, उन्होंने कहा है ना इसके अंदर कि 10 यार्ड पेरीमीटर है। ठीक हो गया। ये जो ₹9 है ना ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यूज सिर्फ ये 2 चीजें होंगी। फाइंड हमने क्या करनी है विड्थ। विड्थ फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर का फार्मूला तो लगा सकते हैं, लेकिन पेरीमीटर का स्क्वायर का अलग फार्मूला होता है, रेक्टेंगल का अलग फार्मूला होता है, तो हमें कैसे पता चले कि किसका फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि कौन सा बैनर है रेक्टेंगुलर बैनर है, तो यानी बैनर की शेप क्या है रेक्टेंगल है, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, छोटे होते वैसे पढ़ते आ रहे हैं, वैल्यूज पुट कर दें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 10 यार्ड, 2 इंटू लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू प्लस विड्थ एज इट इज रहेगी। तो 10 इज इक्वल टू 4 2s are 8 प्लस 2w,
10 minus 8 is equals to 2W. 10 minus 8, 2 is equals to 2W. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. इज इक्वल्स टू W. 2 1s are 2, 2 1s are 2. सो W इज इक्वल्स टू 1. तो विड्थ कितनी है? 1. ये इसका आंसर है. ठीक हो गया. ये था इसको क्वेश्चन नंबर 7. अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ शू फैक्ट्री हैज एन असेट फॉर रुपीज दिस, ऑफ विच 3/2 इज द कैपिटल एंड द रेस्ट इज द डेब्ट. फाइंड द कैपिटल एंड डेब्ट. फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी दे दिया. असेट पता है हमें, कैपिटल और डेब्ट हमने फाइंड करना है, लेकिन कैपिटल के लिए उन्होंने हमें क्या हिंट दिया है? 3/5. ठीक हो गया. तो अब हम उससे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं और फिर हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए कैपिटल और डेब्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो ये हो जाएगा. सबसे पहले हम लिखते हैं असेट है 20 लाख. ठीक हो गया. कैपिटल उसने कहा है कितना है? 3/5, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल, यानी 3/5 ऑफ असेट कैपिटल है. और फाइंड हमने क्या करनी है? दो चीजें फाइंड करनी है, कैपिटल और डेब्ट. ये हमें अप्रोक्सीमेट बताया है कि कितना पोर्शन असेट में से कैपिटल का है, एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ. ठीक हो गया. तो फॉर्मूला हम सबसे पहले यूज करेंगे. असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेब्ट. अच्छा जी, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग कैपिटल और डेब्ट निकालेंगे. अब यहाँ मसला ये है कि ना हमें कैपिटल की वैल्यू पता है ना डेब्ट की वैल्यू पता है. तो दोनों में से किसी एक की पता होगी तो हम किसी दूसरे की निकाल सकते हैं. तो उसके लिए हम क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज करके पहले कैपिटल की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्वेश्चन में हमने कहा है कैपिटल इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ असेट. असेट की क्या वैल्यू है? 20 लाख. तो इस 20 लाख को कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 करें, डिवाइडेड बाय 5 करें, तो आंसर आता है 12 लाख. ठीक हो गया. तो ये आ गई कैपिटल की वैल्यू. अब कैपिटल निकल आया है, असेट की वैल्यू पता है, तो हम डेब्ट की वैल्यू यहां से इजीली निकाल सकते हैं. तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे. असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेब्ट. असेट क्या है? 20 लाख. कैपिटल कितना है? 12 लाख प्लस डेब्ट. तो इसको वहां जाके माइनस कर देंगे. -12, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू डेब्ट. तो ये आएगा 8 लाख. ये आंसर है. ठीक हो गया. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. बाकी के 2 क्वेश्चंस रह गए, उनकी तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है अगला. क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड. और इस टेम्परेचर को हमने किसमें कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट और केल्विन में. ये सेंटीग्रेड में और हमने इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में करना है. इंतहाई आसान है क्योंकि हमें फॉर्मूलाज ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे दिए. तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -89.2. अब सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं फ़ारेनहाइट में. तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32. सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5. डिग्री सेंटीग्रेड कितना था? -89.2. उसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 32. अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें. तो आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -89.2. ये आता है ये, और फिर कर देंगे डिवाइडेड बाय 5. तो ये आ जाएगा -160.56.
प्लस 32। तो ये आंसर आता है -128.56। तो फॉरेन हाइट में टेम्परेचर कितना आया? -128.56। ये आंसर है। सेकेंड, केल्विन में चेंज करने के लिए केल्विन का भी दिया हुआ फॉर्मूला, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। सो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड कितना था? -89.2 प्लस 273 स्क्वायर, दैट इज कैलकुलेटर में पुट करेंगे -89.2 प्लस 273। तो आंसर आता है 183.8। तो केल्विन में आंसर आ जाएगा 183.8। ये आंसर है। तो ये था 9th क्वेश्चन। तो जब इसका 10th क्वेश्चन गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें वो क्या कह रहे हैं? कंपनी हैज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स थे और उनको जो है ना पेनाल्टी भरनी है, गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज भरना है। वो 3 होल्डर्स के नाम क्या है? फारा, मरियम एंड तहरीन। उन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? फारा का 1 रेशो, मरियम का 2 रेशो, तहरीन का 3 रेशो। एग्जैक्टली कितना इन्वेस्ट किया ये नहीं पता, उनकी रेशो बताई हुई है कि जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी उसमें से उसका 1 हिस्सा फारा ने दिया था, 2 हिस्से उसके मरियम के थे और 3 हिस्से तहरीम के थे। एंड द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इज दिस। तो गवर्नमेंट ने जो उसको टैक्स या पेनाल्टी जो भरने के लिए दी है उसके पैसे इतने हैं। तो जिसका जितना शेयर है उसको उतने ज्यादा पेनाल्टी के पैसे भरने पड़ेंगे। तो अब आप बताएं कि जो पेनाल्टी है शेयर के अकॉर्डिंग कौन सा बंदा कितने रुपीस की पेनाल्टी भरेगा टोटल रुपीस में। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका डाटा बनाएंगे। तो हम लिखेंगे टोटल पेनाल्टी कितनी है सबसे पहले। तो टोटल पेनाल्टी आ जाएगी 456,868.97। ये टोटल पेनाल्टी है। उसके बाद जो शेयर होल्डर्स है 3, वो कौन है? उनकी रेशो लिख लेते हैं। फारा रेशो मरियम रेशो तहरीन। तो ये आ जाएगा 1:2:3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल रेशो। तो 1 प्लस जितने शेयर्स हैं तीनों के, यही 3 ही है ना सिर्फ होल्डर, तो इसका मतलब इनके जितने जितने परसेंट शेयर है जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमें टोटल शेयर पता चल जाएगा। तो मैंने इनकी रेशो को ऐड कर लिया। तो 3 4 5 + 1 6। टोटल रेशो कितनी आई? 6। 6 में से इसका 6 का 1 फारा ने दिया है, 6 में से 2 मरियम ने दिया और 6 में से 3 तहरीम ने दिया। तो अब पेनाल्टी कौन कितनी भरेगा वो हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। सबके अलग अलग करेंगे। पेनाल्टी पेड बाय, सबसे पहले फारा की कर लेते हैं। तो बहुत आसान है। टोटल कितने रेशो थे? 6। फारा के कितने थे? 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 6, यानी फारा ने 6 में से कितना दिए? 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनाल्टी। तो 456,868.97। अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें और सॉल्व कर लें। 456,868.97 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आंसर आता है 76144.8 आंसर। तो फारा ने कितनी पेनाल्टी भरी है? ये 76144.8। अब फारा की पेनाल्टी निकल आई। अब हम बाकियों की भी इसी तरह निकाल लेंगे सेम प्रोसेस से। तो पेनाल्टी पेड बाय मरियम, मरियम का कितना शेयर था? 2। टोटल शेयर कितने थे? 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनाल्टी 0.97। इसको भी एज कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे। तो 456,868.97 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। तो 152,289.6 आंसर। मरियम की पेनाल्टी कितनी है? 152,289.6। सेम इसी प्रोसेस पे हम पेनाल्टी फाइंड कर लेंगे तहरीम की। तहरीम का शेयर कितना था? 3। टोटल शेयर कितना था? 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनाल्टी। इसको भी एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। तो 456,868
0.97 multiply by 3 divided by 6, तो 228434.4 आंसर। तो तहरीम की कितनी पेनल्टी है? 228434.4, ये तहरीम की पेनल्टी हो गई, आंसर है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, कोई मसला हो, कोई क्वेरी हो, किसी क्वेश्चन में कोई पार्ट समझ ना आया हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।